प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार गुप्ता, सहयोगी प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र। आज अपनी सहायक पुस्तकों के पार्ट 2 वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब कोई व्यवहार होता है तो व्यवहार का सीधा लेखा जर्नल में किया जाता है, परंतु जब संस्थाओं का आकार बहुत बृहद और व्यापक कार्य क्षेत्र हो जाता है तो वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों से हजारों व्यवहार होने लगते हैं। इन व्यवहारों को जर्नल में लिखने से काफ़ी जटिलता उत्पन्न होने लगती है। एक ही व्यक्ति के द्वारा सारे व्यवहारों का लेखा करना असंभव सा हो जाता है। तो दूसरी ओर जब व्यवहारों को हम जर्नल में एक साथ लिखेंगे तो जर्नल का आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए हमारे लेखाकारों ने सहायक पुस्तकें बनाई और इन सहायक पुस्तकों में उनकी कार्य की विशेषताओं के आधार पर अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग कार्य की एक पुस्तक बना दी जाती है और वह सब्सिडरी बुक्स के नाम से हम जानते हैं। इसके पहले वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि सहायक पुस्तकें क्या होती हैं और सहायक पुस्तकों को रखने से क्या लाभ हैं और सहायक पुस्तकें कौन कौन सी हैं। यहाँ तक कि हमने चर्चा की। आज हम इन सहायक पुस्तकों के बारे में व्यापक और विस्तृत रूप से जानेंगे कि कौन कौन सी सहायक पुस्तकें किस तरह से रखी जाती हैं। सबसे पहले सहायक पुस्तक मैंने आपको बताई थी रोकड़ पुस्तक, कैश बुक। वास्तव में कैश बुक क्या है? व्यवसाय में सभी नगद प्राप्तियों एवं नकदी भुगतानों को रोकड़ पुस्तक में लिखा जाता है। ने जो भी उसका नाम ही है रोकड़ पुस्तक, अर्थात जितने भी नकदी व्यवहार होंगे उन्हें हम रोकड़ पुस्तक में लिखेंगे। रोकड़ पुस्तक रोकड़ खाते एवं सहायक बही दोनों की भूमिका निभाती है। नगद प्राप्तियों को डेबिट पक्ष में एवं नगद भुगतानों को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। रोकड़ पुस्तकें के प्रकार। रोकड़ पुस्तक अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। तो रोकड़ पुस्तकें जो व्यवसायी है या व्यापारी है, व्यापार के या व्यवसाय के नेचर या व्यवसाय के उपयोग के अनुसार बनाई गई हैं। साधारण रोकड़ पुस्तक या सिंपल कैश बुक। दूसरी होती है द्विस्तंभी रोकड़ पुस्तक, डबल कॉलम कैश बुक। त्रिस्तंभ रोकड़ पुस्तक, 3 कॉलम कैश बुक। खुदरा रोकड़ पुस्तक, पिटी कैश बुक। तो ये जो रोकड़ पुस्तकें हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं और सभी रोकड़ पुस्तकों का अपना अपना विशिष्ट वैशिष्ट्य होता है। आइए हम जानते हैं इन्हें कि रोकड़ पुस्तक कैसी होती है और उनके फॉर्मेट किस तरह के होते हैं। साधारण रोकड़ पुस्तक। साधारण रोकड़ पुस्तक सामान्य व्यापारों या अधिकांश व्यवसायों में उपयोग में लाई जाती। साधारण रोकड़ पुस्तक का जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार है। यहाँ पर कैश बुक डला हुआ रहेगा। यहाँ डेट, रिसीप्ट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, जो पेमेंट हमने की तो पेमेंट का वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। इस तरह से ये सिंपल कैश बुक बना दी जाती। माने एक तरफ प्राप्तियां हैं और एक तरफ भुगतान, रिसीप्ट्स और पेमेंट होते हैं। इसे हम कैश बुक कहते हैं और यही कैश बुक अधिकांशतः कैश अकाउंट का भी कार्य करती रहती है। आइए आगे देखते हैं द्विस्तंभी रोकड़ पुस्तक, डबल कॉलम कैश बुक। जब रोकड़ पुस्तक में रोकड़ कॉलम के एक साथ के अतिरिक्त रोकड़ कॉलम के अतिरिक्त एक अन्य कॉलम जिसे हम कहते हैं बट्टा या डिस्काउंट का भी बना दिया जाता है तो राशि की जो कॉलम है वो 2 भागों में बट जाते हैं।
एक होगा रोकड़ और दूसरा हो गया डिस्काउंट। तो ऐसी रोकड़ पुस्तक को द्विस्तंभी रोकड़ पुस्तक कहा जाता है। विकलन या डेबिट पक्ष में ग्राहकों को दिया गया बट्टा या डिस्काउंट अलाउड व समाकलन या क्रेडिट पक्ष में लेनदारों से प्राप्त बट्टा डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा जाता है। खाते बंद करते समय बट्टे के कालमों का शेष नहीं निकाला जाता, बल्कि उनका दोनों तरफ पृथक पृथक योग कर दिया जाता है। ये विशेष ध्यान दें कि बट्टे के कॉलम का डबल कॉलमर कैश बुक में केवल टोटल किया जाता है, बैलेंस नहीं निकाला जाता। इसका प्रारूप द्विस्तंभी रोकड़ पुस्तक का प्रारूप डबल कॉलमर कैश बुक, डेट, रिसीप्ट नंबर, लेजर फोलियो। अब अमाउंट का जो कॉलम होता है वो दो भागों में आ जाता है, डिस्काउंट और कैश। फिर क्रेडिट साइड चालू होती है, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और कैश। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर प्राप्त कमीशन और दिया गया कमीशन, दोनों कमीशनों को हम यहाँ पर अलग अलग दिखाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ ये इस फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। राशियाँ दो कॉलम में बंट गई। आइए देखते हैं त्रिस्तंभी रोकड़ पुस्तक, 3 कॉलम कैश बुक। ऐसी रोकड़ पुस्तक जिसमें रोकड़ कॉलम 3 खानों या 3 कॉलमों में विभक्त रहता है, उस रोकड़ पुस्तक को त्रिस्तंभी रोकड़ पुस्तक कहा जाता है। यह रोकड़ पुस्तक प्रायः बड़े प्रतिष्ठानों के द्वारा रखी जाती है। इन संस्थानों में बैंक के माध्यम से अधिकांश व्यवहार होते हैं। इस पुस्तक में राशि का कॉलम बट्टा, नगद रोकड़ और बैंक 3 कॉलमों में विभक्त होते हैं, इसलिए इसे हम त्रिस्तंभी रोकड़ पुस्तक 3 कॉलमर कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रारूप। ऊपर शीर्षक होगा 3 कॉलमर कैश बुक, फिर यह त्रिस्तंभी रोकड़ पुस्तक, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट नंबर, लेजर फोलियो। अब अमाउंट का कॉलम 3 भागों में विभक्त हो गया, डिस्काउंट, कैश और बैंक। नकदी लेन देनों को कैश में लिखेंगे और जो चेक, ड्राफ्ट या बैंक के अन्य माध्यमों से होंगे उन्हें बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। इसी तरह क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक आदि कॉलम होते हैं। तो यह है त्रिस्तंभी रोकड़ पुस्तक का नमूना और इसी फॉर्मेट में इसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं खुदरा रोकड़ पुस्तक, पिटी कैश बुक। जो बड़े संस्थानों में प्रतिदिन कई छोटे छोटे नकदी व्यवहार होते हैं, यदि इनका लेखा रोकड़ पुस्तक में किया गया तो रोकड़ पुस्तक का आकार अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा तथा बड़े व्यवहारों के साथ छोटे व्यवहारों को लिखने से लिपि त्रुटि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इन त्रुटियों या परेशानियों से बचने के लिए बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान अपने यहाँ छोटे व्यवहारों के लेखन हेतु एक पृथक रोकड़ पुस्तक का निर्माण करते हैं, जिसे लघु रोकड़ पुस्तक या पिटी कैश बुक कहा जाता है। वहाँ पर हेड कैशियर के साथ साथ एक पिटी कैशियर या लघु रोकपाल भी नियुक्त होता है। तो जो हेड कैशियर होता है वह एक अमाउंट प्रायः 1 माह के लिए पिटी कैशियर या लघु रोक लेखापाल को दे देता है। तो लघु रोक लेखापाल जो होता है वह उस राशि को रिसीव करता है और अपने पास एक बुक पिटी कैश बुक रखता है। देखिए पिटी कैश बुक का नमूना क्या होता है, ये देखें। पिटी कैश बुक याद रखें 2 प्रकार की हो सकती है, एक सिंपल हो सकती है और एक क्लासिफाइड होती है। सिंपल पिटी कैश बुक रखेंगे तो ये जो मैंने अमाउंट बताया रिसीव्ड
फ्रॉम हेड कैशियर, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और अमाउंट। बस यहाँ तक ही होंगे 1 2 3 4 5 कॉलम में। और यदि उनके संबंध में किए गए व्ययों के कॉलम और बढ़ा दिए जाएं तो इसे क्लासिफाइड या वर्गीकृत लघु रूप पुस्तक कहा जाता है। तो याद रखें, पिटी कैश बुक सिंपल हो सकती है, तो सिंपल में वाउचर और अमाउंट के 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम होंगे, आगे के कॉलम नहीं बनाए जाते हैं। परंतु जब वर्गीकृत लघु रूप पुस्तक बनाने की बात कही जाती है तो वहाँ पर जो व्यय होते हैं, व्ययों को अलग अलग उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो इसलिए इसे वर्गीकृत लघु रूप पुस्तक या खुदरा रोकड़ पुस्तक कहते हैं। देखिए, इसमें अमाउंट रिसीव्ड है, डेट है, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड हियर। अब इसके बाद आता है जो हमने खर्चे किए हैं उन खर्चों का अलग अलग विवरण, जैसे पोस्टेज के लिए, कार्टेज के लिए, वेजेज के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, और जो कहीं भी ना आ रहे हों उनके लिए एक छोटे छोटे खर्चों के लिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से हम एक खाना डाल देते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जब पैसा प्राप्त होता है तब हम ये रिसीव्ड अमाउंट लिखते हैं, और जैसे तिथि डालते हैं और तिथि डाल करके जैसे ही कोई व्यय होता है उस व्यय को लिखते हैं और उसका अमाउंट लिखते हैं। और यदि क्लासिफाइड बना रहे हैं तो क्लासिफाइड में फिर वो पोस्टेज है कि कार्टेज के लिए दिया गया, कि वेजेज के लिए दिया गया, कि रिफ्रेशमेंट के लिए दिया, जो भी खर्चे हैं उनको उसके कॉलम में और लिखा जाता है। तो इसे हम लघु रोकड़ पुस्तक के नाम से जानते हैं। आइए अब देखते हैं विक्रय पुस्तक, सेल्स बुक। व्यापारी द्वारा उधार बेचे गए माल का लेखा करने के लिए जिस सहायक पुस्तक का प्रयोग किया जाता है उसे विक्रय पुस्तक कहा जाता है। इसमें केवल उधार माल की बिक्री लिखी जाती है, उधार संपत्तियों की बिक्री को कदापि ना लिखें। यहाँ हम नगद बिक्री और उधार संपत्तियों की बिक्री, इन दोनों चीज़ों को शामिल ना करें, इसका ध्यान रखें। केवल जो माल व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है तो माल की उधार बिक्री का ही विक्रय पुस्तक में लिखा होगा। इसका प्रारूप अग्रांकित है। आइए देखते हैं प्रारूप। देखिए, सेल्स बुक, विक्रय पुस्तक, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, जो इनवॉइस का आउटवर्ड नंबर होगा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल अमाउंट, अगर इसमें से बट्टा वगैरह जो भी काटना हो तो डिटेल अमाउंट की डिटेल, कौन कौन से आइटम है, पार्टी का नाम और उसके आइटम्स क्या क्या हैं उनका अमाउंट, उसमें से यदि बट्टा वगैरह माइनस किया जाता है तो नेट अमाउंट के कॉलम में हम नेट अमाउंट को दिखाते हैं और यहाँ लास्ट के कॉलम में फिर टोटल कर दिया जाता है। इस तरह प्रत्येक पार्टी का जिन जिन का है उनकी डेट, उस पार्टी से जिससे को हमने माल उधार बेचा है 1 2 3 जो भी है डेट के हिसाब से डाला जाता है। और उधार लेन देनों में से उधार विक्रय को सेल्स बुक या विक्रय पुस्तक में लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखें। आइए देखते हैं क्रय पुस्तक, परचेजेस बुक। इस पुस्तक में केवल उधार क्रय का लेखा किया जाता है, केवल उन्हीं वस्तुओं का क्रय लिखते हैं जिनका व्यापार किया जा रहा है। इसमें उधार संपत्तियों का क्रय कदापि ना लिखें, है ना। तो मैंने ये बता दिया कि उधार क्रय और उधार विक्रय, जो परचेज बुक और सेल्स बुक है तो सेल्स बुक में उधार विक्रय, परचेज बुक में उधार क्रय लिखा जाएगा। आइए इसका नमूना देखते हैं। क्रय पुस्तक, परचेजेस बुक, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्ड अमाउंट और नेट अमाउंट, जो भी हमें सामान लिया उसका अलग अलग विवरण, उसका टोटल, उसमें से यदि बट्टा है तो बट्टा
जो ट्रेड डिस्काउंट हम कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके नेट अमाउंट के कॉलम में दिखा दिया जाएगा। क्रय वापसी पुस्तक, जब क्रय किया गया माल वापस किया जाता है तो इसे क्रय वापसी पुस्तक में लिखा जाता है। इस पुस्तक को जावक वापसी पुस्तक या रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहा जाता है। क्रय वापसी के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे माल घटिया किस्म का होना, विक्रेता द्वारा तय मूल्य से अधिक मूल्य लगा देना, आदेश अनुसार माल न होना, तय प्रमाप का माल न होना आदि कारण हो सकते हैं। इन कारणों से हम माल को वापस करते हैं। तो ये क्रय वापसी के कारण। आइए देखते हैं क्रय वापसी पुस्तक का नमूना कैसा होता है। क्रय वापसी पुस्तक परचेजेस रिटर्न्स बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट। उसके जब माल को हम वापस भेजते हैं तो वापस भेजने पर एक डेबिट नोट लिखा जाता है। इसका हम अगले कुछ वीडियो में पूर्ण विवरण और विश्लेषण बताएंगे कि डेबिट नोट क्या होती, कैसे लिखा जाता है। लेजर फोलियो, डिटेल्ड अमाउंट, नेट अमाउंट, इस तरह से ये क्रय वापसी पुस्तक बनी होती है। इसमें डेट और पार्टी का नाम, फिर दूसरी व्यवहार जो क्रय वापसी हुई है उसका डेट और पार्टी का नाम, अमाउंट आदि लिखते चले जाते हैं। विक्रय वापसी पुस्तक, जब बेचा गया माल किन्हीं कारणों से ग्राहक वापस भेज देता है तो उसे विक्रय वापसी पुस्तक में लिखते हैं। इस पुस्तक को आवक वापसी पुस्तक या रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है। तो ये याद रखें कि विक्रय वापसी कहें या रिटर्न इनवर्ड कहें, सेल्स रिटर्न बुक्स अर्थात, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है विक्रय वापसी। ये हमारे लिए अंतिम खातों के समय भी आएगा यह शब्द उपयोग में, अतः इस शब्द पर विशेष ध्यान दें। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड माने विक्रय वापसी। विक्रय वापसी के क्या कारण हो सकते हैं? माल उचित प्रमापीकरण का न होना, तय नमूने से भिन्न होना, मूल्य में अंतर होना, अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पर कुछ कारण देखे। इसका ये नमूना देखते हैं। सेल्स रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्ड अमाउंट और नेट अमाउंट। तो क्रेडिट नोट के बारे में भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि विक्रय वापसी पुस्तक का प्रारूप किस तरह से बनाया जाता है। अब देखते हैं प्राप्य बिल पुस्तक। यदि व्यापार में बड़ी संख्या में प्रतिज्ञा पत्र व हुंडी प्राप्त होती हैं तो इन्हें एक अलग पुस्तक में लिखा जाता है, जिसे प्राप्य बिल पुस्तक कहा जाता है। इसको नमूने को देखते हैं। प्राप्य बिल पुस्तक, बिल रिसीवेबल बुक, यहाँ नंबर ऑफ बिल, डेट व्हेन रिसीव्ड, फ्रॉम whom received, drawer, acceptor, where payable, terms of bill, due date, लेजर फोलियो, अमाउंट, सीआर फोलियो और लास्ट में कोई रिमार्क होता है तो रिमार्क के लिए कॉलम रखा जाता है। यह हुआ विक्रय प्राप्य बिल पुस्तक, बिल्स रिसीवेबल बुक। तो बिल्स रिसीवेबल बुक किस तरह से बनाई जाएगी, इसके कॉलम कौन कौन से होंगे, ये हमने यहाँ देखा। आइए आगे देखते हैं देय पत्र पुस्तक, देय बिल पुस्तक, बिल्स पेबल बुक। जब व्यापारी अन्य पक्षकारों को स्वीकृति प्रदान करता है, अर्थात भविष्य में निश्चित तारीख पर भुगतान करने का वादा करता है, ऐसे विपत्र को देय विपत्र पुस्तक में लिखा जाता है। इसका नमूना नंबर ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल, फ्रॉम whom received, payee, acceptor, where payable, terms of bill, due date, लेजर फोलियो, अमाउंट, सीआर फोलियो और रिमार्क आदि कॉलम बनाए जाते हैं।
आइए आगे देखते हैं मुख्य जर्नल। जब किसी व्यवहार का लेखा अग्रांकित पुस्तकों में कहीं भी ना हो सके तो उसे मुख्य जर्नल में लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखें। मुख्य जर्नल में वास्तव में किन चीज़ों का लेखा होता है, यहाँ पर मैंने कुछ सूची दी हुई है। जैसे प्रारंभिक प्रविष्टियाँ, ओपनिंग एंट्रीज, अंतिम प्रविष्टियाँ, क्लोजिंग एंट्रीज, हस्तांतरण प्रविष्टि, ट्रांसफ़र एंट्रीज, समायोजन प्रविष्टि, एडजस्टमेंट एंट्रीज, जैसे अवक्षण है, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, ये समायोजन प्रविष्टियाँ कहलाती हैं। संशोधन प्रविष्टियाँ है ना, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, जब हमें कोई संशोधन है, कोई अशुद्धि दिखती है और उसका हम संशोधन करते हैं तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज आती हैं। विविध प्रविष्टियाँ, और भी कई प्रविष्टियाँ हो सकती हैं जो हम आगे दिखाई गई पुस्तकों में कहीं नहीं लिख सकते, तब उसे मुख्य जर्नल में लिखा जाता है। मुख्य जर्नल का प्रारूप, जो हमने जर्नल का प्रारूप पढ़ा था वही प्रारूप होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, इस तरह से ये मुख्य जर्नल बना दिया जाता है। तो आज हमने यहाँ पर प्रमुख सहायक बहियाँ, उनके नमूने और उनमें लेखांकन करने के तरीके पर चर्चा की। शायद आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप आगे के वीडियो में इसके जो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो आप आगे भी इस चैनल को देखते रहें और वीडियो को फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार।